नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत हरियाणा में बड़े स्तर पर नए मकान और कॉलोनियां बनाने का काम चल रहा है। सरकार ने करीब 760 लाइसेंस जारी किए हैं और लगभग 7,618 एकड़ जमीन पर आवासीय परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। मकसद साफ है, मध्यम वर्ग और आम परिवारों को सस्ती कीमत में अपना घर मिल सके। गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार ने अच्छी राहत दी है। अब प्रति एकड़ मिलने वाली सब्सिडी 3,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई है। इससे किसानों की लागत कुछ कम होगी और उन्हें ज्यादा उत्पादन करने के लिए भी हौसला मिलेगा। सरकार चाहती है कि प्रदेश में गन्ना खेती मजबूत बने। किसानों को आधुनिक खेती की ओर बढ़ाने के लिए सिंगल बर्ड प्लांटिंग तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो किसान इस नई तकनीक को अपनाएंगे उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कृषि विभाग ने आज से किसानों को सहायता बांटना शुरू किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नई तकनीक से खेती करें। खेती की जमीन की सेहत सुधारने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को फिर तेज किया गया है। रबी सीजन खत्म होने के बाद हर ब्लॉक में मिट्टी जांच शिविर लगाए जाएंगे। किसान अपनी खेत की मिट्टी की जांच करवाकर सही उर्वरक और फसल के बारे में सलाह ले सकेंगे, जिससे पैदावार बेहतर हो सके। धान की सीधी बिजाई यानी DSR तकनीक अपनाने वाले किसानों को भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है। करीब 27,000 किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए की सहायता देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इससे पानी की बचत होगी और खेती की लागत भी पहले से कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। गांवों में इलाज की सुविधा मजबूत करने के लिए सरकार 100 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की तैयारी कर रही है। इन केंद्रों पर लोगों को प्राथमिक इलाज, जांच और जरूरी दवाइयां आसानी से मिलेंगी। इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को छोटी बीमारी के लिए दूर शहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए 250 स्कूलों को CM एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। इन स्कूलों में बच्चों को शुरुआती कक्षाओं से ही बेहतर अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का मानना है कि इससे सरकारी स्कूलों की पढ़ाई का स्तर और मजबूत होगा। युवाओं को खुद का काम शुरू करने के लिए सरकार ने 60 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड की नई किस्त जारी की है। इस योजना में युवाओं को आर्थिक मदद के साथ प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि युवा सिर्फ नौकरी के पीछे न भागें, बल्कि अपना व्यवसाय भी शुरू करें। राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्रों में हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इन लाइब्रेरी में छात्रों को ऑनलाइन किताबें, रिसर्च सामग्री और पढ़ाई के लिए आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है। युवाओं को नशे से दूर रखने और फिटनेस की तरफ प्रेरित करने के लिए फिट हरियाणा अभियान की नई योजना तैयार की गई है। इसके तहत खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा और लोगों को नियमित व्यायाम के लिए जागरूक किया जाएगा। सरकार चाहती है कि युवा स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और खेलों में आगे बढ़ें। खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास सुविधा देने के लिए सरकार हर जिले में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाने की तैयारी कर रही है। पहले चरण के लिए बजट भी जारी किया गया है। इससे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रैक्टिस सुविधा मिल सकेगी और वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। युवाओं को उद्यमिता की ओर बढ़ाने के लिए राज्य में 3 नए स्टेट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। इन संस्थानों में व्यवसाय से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। खास बात यह है कि यहाँ 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी ताकि महिलाएं भी कारोबार की दुनिया में आगे आ सकें। हरियाणा के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिलाने के लिए विदेशी कोचों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खेल विभाग का मानना है कि अनुभवी विदेशी कोच मिलने से खिलाड़ियों की तकनीक और प्रदर्शन दोनों बेहतर होंगे और वे बड़े टूर्नामेंट में राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। ITI संस्थानों में अब समय के साथ नए और आधुनिक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। सरकार ने AI और डेटा एनालिटिक्स जैसे विषयों को पढ़ाने का फैसला किया है। इसका मकसद यह है कि युवा नई तकनीक के क्षेत्र में भी कुशल बने और उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें। प्रदेश में लगभग 3 लाख किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए HPV वैक्सीन अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए यह टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे भविष्य में महिलाओं को इस गंभीर बीमारी से काफी हद तक बचाया जा सकेगा।
पानीपत थर्मल प्लांट की राख से प्रभावित गांवों के लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने करीब 407 लोगों को रिहायशी प्लॉट देने का फैसला किया है। इन लोगों को सुरक्षित जगह पर बसाने की तैयारी की जा रही है ताकि उनका जीवन सामान्य हो सके और उन्हें बेहतर रहने की सुविधा मिल पाए। अब बात बजट की करें तो हरियाणा सरकार ने इस बार 2,23,000 करोड़ रुपए का बड़ा बजट पेश किया है। इसमें विकास, रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देने पर खास जोर दिया गया है। सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए का सक्षम फंड बनाने की भी घोषणा की है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक दिलचस्प फैसला लिया है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मां, बेटी या पत्नी के नाम पर वाहन खरीदता है तो उसे टैक्स में खास छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं के नाम पर संपत्ति बढ़ेगी और उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी। मानेसर के पचघांव इलाके में करीब 100 एकड़ जमीन पर बड़ा वेडिंग जोन बनाने की योजना बनाई गई है। इसे HSI-IDC विकसित करेगा। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और गुरुग्राम बड़े शादी समारोहों का प्रमुख केंद्र बन सकता है। गुरुग्राम में 58 सेक्टरों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसका खर्च बिल्डर उठाएंगे। इस योजना से करीब 300 कॉलोनियों के 2 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा होगा और रोजमर्रा की आवाजाही काफी आसान हो जाएगी। गुरुग्राम में नई सड़कों का बड़ा नेटवर्क तैयार करने की भी योजना बनाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से शहर में ट्रैफिक की समस्या कम होगी और लोगों का समय और ईंधन दोनों बचेंगे। खासकर रिहायशी इलाकों से मुख्य सड़कों तक पहुंच आसान हो जाएगी। गुरुग्राम का पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो तेजी से तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि यह मई तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद शहर में लगभग 200 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इससे प्रदूषण कम होगा और लोगों को आरामदायक और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। SPR से ग्रेटर SPR तक सड़कों को आधुनिक बनाने की बड़ी तैयारी चल रही है। करीब 3,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में क्लोवरलीफ इंटरचेंज जैसे ढांचे बनाए जाएंगे। प्रशासन का दावा है कि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या काफी कम हो जाएगी और शहर की कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी। गुरुग्राम और झज्जर के बीच 33 किलोमीटर लंबा 6 लेन रोड बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। फिलहाल सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। यह सड़क बनने के बाद दोनों जिलों के बीच यात्रा काफी आसान हो जाएगी और आसपास के इलाकों के विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम के बीच बनने वाले RRTS कॉरिडोर को अंतिम मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना का लगभग 52 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरेगा। इससे दिल्ली NCR में तेज और सुविधाजनक यात्रा का नया विकल्प लोगों को मिलने वाला है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम के इफ्को चौक और सेक्टर 61 को बड़ा मेट्रो और RRTS हब बनाने की योजना तैयार की गई है। यहां अलग अलग परिवहन व्यवस्थाओं को जोड़ा जाएगा ताकि यात्रियों को एक ही जगह से कई दिशाओं में यात्रा करने की सुविधा मिल सके। अंबाला में राष्ट्रीय राजमार्ग 122 के किनारे करीब 2000 एकड़ जमीन पर नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप विकसित की जा रही है। इस परियोजना से उद्योगों को नई जगह मिलेगी और हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे का निर्माण अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस हाईवे का कुछ हिस्सा जल्द ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इससे आसपास के शहरों के बीच यात्रा पहले से काफी आसान हो जाएगी। यमुनानगर थर्मल प्लांट में राख प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञ इंजीनियरों की एक तकनीकी कमेटी बनाई गई है। यह टीम राख के सुरक्षित निपटान और पर्यावरण पर उसके प्रभाव को कम करने के लिए नई तकनीक और समाधान पर काम करेगी। राज्य के पुराने ऐतिहासिक तालाबों को फिर से संवारने का काम शुरू किया गया है। भुरवास और चुलचाकवास जैसे तालाबों के नवीनीकरण के लिए ड्राइंग तैयार कर ली गई है। इससे जल संरक्षण भी होगा और स्थानीय लोगों को पानी का बेहतर स्रोत भी मिल सकेगा। उच्च शिक्षा और शोध को मजबूत करने के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए का हायर एजुकेशन क्वालिटी फंड शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस फंड से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नई शोध परियोजनाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी और शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कुरुक्षेत्र के श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय में 135 करोड़ रुपए की लागत से नया अनुसंधान भवन बनाया जा रहा है। इस भवन के बनने के बाद आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े शोध कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए एडुसैट के माध्यम से विशेष शैक्षणिक टेलीकास्ट शुरू किए जा रहे हैं। 9 मार्च से इन कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। इसमें पढ़ाई से जुड़े उपयोगी विषयों को आसान तरीके से समझाया जाएगा ताकि दूर दराज के छात्र भी इसका लाभ ले सकें। जलवायु परिवर्तन और आधुनिक खेती की तकनीक समझने के लिए हरियाणा के कृषि वैज्ञानिकों का एक दल जापान दौरे पर जाएगा। वहां नई तकनीकों का अध्ययन किया जाएगा और बाद में उन तकनीकों को प्रदेश के किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अब मौसम की बात करें तो हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से तापमान तेजी से बढ़ रहा है। दिन में धूप काफी तेज महसूस होने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है, इसलिए लोगों को धूप से बचाव और पानी पीने पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में मार्च की शुरुआत में ही तापमान लगभग 34 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके कारण बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी है। ऊर्जा विभाग का अनुमान है कि इस साल भीषण गर्मी के दौरान राजधानी में बिजली की मांग 9000 मेगावाट से भी ज्यादा हो सकती है। वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भीषण गर्मी से प्रभावित देशों की सूची में भारत सबसे ऊपर माना जा रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो 2050 तक तापमान की स्थिति और गंभीर हो सकती है, जिससे लोगों के जीवन और खेती दोनों पर बड़ा असर पड़ सकता है। हरियाणा सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन बंद नहीं की जाएगी। इसके लिए हर जिले में जिला स्तरीय कमेटियां बनाई गई हैं। अगर किसी बुजुर्ग या जरूरतमंद की पेंशन रुकी है तो कमेटी जांच कर उसका समाधान करने की जिम्मेदारी निभाएगी। हरियाणा में बिजली बिलिंग से जुड़े पुराने विवाद में नया मोड़ आया है। विद्युत विनियामक आयोग ने यूनिटेक के खिलाफ पहले दिए गए आदेश को लागू कराने की याचिका मंजूर कर ली है। अब संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं के हित में तय आदेश लागू किए जाएं। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि 15 अगस्त 2024 से पहले जिनकी सेवा के 5 साल पूरे हो चुके हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी दी जाएगी। इससे कर्मचारियों को स्थिरता मिलेगी और विभागों को अनुभवी कर्मचारी लंबे समय तक मिलते रहेंगे। रोहतक नगर निगम में 11 सफाई कर्मियों को पदोन्नति देकर दरोगा बनाया गया है। अब वे सफाई व्यवस्था की निगरानी करेंगे और प्रशासनिक काम भी संभालेंगे। नगर निगम का कहना है कि इससे मेहनत करने वाले कर्मचारियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और व्यवस्था भी बेहतर होगी। जल और सीवरेज सरचार्ज माफी से हजारों परिवारों को राहत मिली है। लंबे समय से बकाया बिल से परेशान लोगों को अब भुगतान आसान लगेगा। प्रशासन का कहना है कि इससे लोग नई बिलिंग प्रणाली पर भरोसा करेंगे और भविष्य में नियमित भुगतान की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सरकार की योजनाओं पर गहराई से बात करें तो इस बार बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं को सीधे फायदा देने पर जोर दिखा। हरियाणा सरकार ने AI ट्रेनिंग, कृषि सुधार और नई बिजली कंपनी जैसी पहलें घोषित की ताकि रोजगार बढ़े और खेती आधुनिक बने। प्रशासन इसे भविष्य की अर्थव्यवस्था मजबूत करने वाला कदम बता रहा है। महिलाओं के लिए भी इस बजट में राहत की खबर है। सरकार ने गाड़ियां खरीदने पर छूट देने का फैसला किया है, जिससे कामकाजी और ग्रामीण महिलाओं की आवाजाही आसान होगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, रोजगार के अवसर खुलेंगे और परिवार की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ेगा। पानी की समस्या दूर करने के लिए सरकार ने जल योजनाओं पर खर्च बढ़ाया है। महाग्राम योजना के तहत गांवों तक शुद्ध पानी पहुंचाने की तैयारी है। विभाग का कहना है कि इससे बीमारी कम होंगी, खेती सुधरेगी और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर होगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब टैंकरों पर निर्भरता घटेगी। सरकार ने बच्चों और महिलाओं के पोषण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। लगभग 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार यहां बेहतर पोषण, स्वास्थ्य जांच और शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी। इससे ग्रामीण परिवारों को खास फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हर जिले में स्वस्थ नारी क्लिनिक खोलने की योजना है। इन केंद्रों पर महिलाओं को जांच, सलाह और उपचार मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग मानता है कि इससे मातृ स्वास्थ्य सुधरेगा, बीमारियों का जल्दी पता चलेगा और महिलाओं को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार शहरों के विस्तार पर भी काम कर रही है। 71 शहरों में नए सेक्टर बसाने की योजना है, जिससे जमीन की कीमत बढ़ेगी और किसानों को सीधा लाभ मिल सकता है। अधिकारी कह रहे हैं कि इससे उद्योग, मकान और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बजट के बड़े फैसलों की करें तो सरकार ने पुलिस में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। इससे सेना से लौटे युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे पुलिस बल में अनुशासन और अनुभव दोनों बढ़ेंगे।
बजट में एटीएस गठन और 21 नए स्टेडियम बनाने की घोषणा भी हुई है। सरकार का कहना है कि इससे सुरक्षा और खेल दोनों को मजबूती मिलेगी, युवाओं को खेल सुविधाएं मिलेंगी और राज्य की खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने का रास्ता खुलेगा। सरकार ने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का लक्ष्य भी तय किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि निवेश, उद्योग और कौशल विकास से राज्य की आय तेजी से बढ़ाई जाएगी। उनका दावा है कि इससे युवाओं को बेहतर नौकरी और व्यापार के अवसर मिलेंगे। स्कूल शिक्षा में बदलाव की तैयारी भी बजट में दिखी। राजकीय स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना है। शिक्षा विभाग का कहना है कि डिजिटल क्लास, बेहतर भवन और प्रशिक्षित शिक्षक मिलने से सरकारी स्कूलों पर भरोसा बढ़ेगा। कृषि क्षेत्र को लेकर भी विशेषज्ञों ने बजट को किसान हितैषी बताया। हिसार के कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि नई योजनाओं से खेती की लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनीति की बात करें तो विपक्ष ने बजट पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि राज्य कर्ज में डूब रहा है और सरकार दिखावे की योजनाएं ला रही है। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताया। होली के मौके पर विधानसभा में भी उत्सव का माहौल रहा। नेताओं ने फूलों की होली खेलकर आपसी सद्भाव का संदेश दिया। कार्यक्रम में सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे और इसे राजनीतिक तनाव कम करने वाली परंपरा बताया गया। त्योहारों के दौरान यात्रियों को राहत देने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा हुई है। रेलवे का कहना है कि इससे प्रवासी मजदूरों और परिवारों को घर पहुंचने में सुविधा मिलेगी। टिकट की मांग बढ़ने के कारण अतिरिक्त डिब्बे भी जोड़े जा सकते हैं। डिजिटल जनगणना की तैयारी भी शुरू हो गई है। फतेहाबाद में मोबाइल ऐप के जरिए घर घर डेटा दर्ज करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे जनगणना तेज, सटीक और पारदर्शी बनेगी। कृषि अनुसंधान में भी राज्य आगे बढ़ रहा है। हिसार स्थित कृषि विश्वविद्यालय को मधुमक्खी उपकरण पर पेटेंट मिला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे शहद उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की अतिरिक्त आय का नया रास्ता खुलेगा। स्थानीय खबरों पर आएं तो करनाल के किसानों के लिए बड़ी राहत है। घरौंडा में आधुनिक पेस्टिसाइड टेस्टिंग लैब बनने जा रही है। इससे नकली दवाओं की पहचान आसान होगी और फसल नुकसान कम होने की उम्मीद है। त्योहार के कारण बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। होडल में रंग गुलाल की खूब बिक्री हो रही है। दुकानदार बता रहे हैं कि इस बार ब्रांडेड रंगों की मांग ज्यादा है और लोग सुरक्षित उत्पादों पर खर्च करने को तैयार हैं। औद्योगिक शहरों के लिए बजट में खास पैकेज घोषित हुआ है। फरीदाबाद और गुरुग्राम को विकास योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे उद्योग विस्तार, रोजगार और शहरी सुविधाओं में सुधार होगा। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ढांचे में सुधार और महिला कमांडो शामिल करने का फैसला भी लिया गया है। प्रशासन मानता है कि इससे अपराध नियंत्रण और आपात स्थिति में प्रतिक्रिया बेहतर होगी। अदालत से जुड़ी खबर में हाई कोर्ट ने एक महिला पर व्हाट्सएप टिप्पणी को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। न्यायालय ने कहा कि हर टिप्पणी अपराध नहीं होती। इस फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर में अर्थव्यवस्था की बात करें तो सरकार ने राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उद्योग, तकनीक और कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर योजनाएं लागू हुई तो रोजगार तेजी से बढ़ सकता है।